IAS-PCS के इम्पोर्टेंट टॉपिक श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम डे वाई ये श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें डे फर्स्ट के अंतर्गत हमने वित्त आयोग के बारे में पढ़ा। आज का हमारा डे सेकंड रहेगा, जिसमें स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों को शुरू करने के पहले मंदिर निर्माण की जो प्रमुख शैलियां हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जान लेते हैं कि मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वह 3 तरीके की प्रमुख शैलियां हैं। पहली आती है नागर शैली, दूसरी आती है द्रविड़ शैली और तीसरी आती है बेसर शैली। नागर शैली के मंदिरों की संरचना के बारे में देखेंगे। द्रविड़ शैली के मंदिरों की संरचना जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये नागर शैली के मंदिरों की संरचना है, ये द्रविड़ शैली के मंदिर की संरचना है और ये इस बेसर शैली के मंदिरों की संरचना है। तो इनके बारे में जानेंगे और इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इनके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, इनका कब विकास हुआ, इनके संदर्भ में पूरी विस्तृत में चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नागर शैली के बारे में। नागर शैली के बारे में सबसे पहले तो उनके विकास क्रम को जानते हैं कि इनका विकास क्रम क्या रहा है। तो नागर शैली का जो विकास क्रम रहा है वह 7वीं सदी से 13वीं शताब्दी के में इसका विकास हुआ है। कब हुआ है नागर शैली का विकास? 7वीं सदी से 13वीं सदी तक इनका विकास हुआ है। और इनका जो विस्तार क्रम है, इनका विस्तार हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच इनका विस्तार क्रम, जो कि उत्तर भारत में इनका विस्तार रहा है। तो हिमालय से विंध्य पर्वत, ऊपर से नीचे विंध्य पर्वत तक इनका विस्तार रहा है और इसमें इनका विकास क्रम जो रहा है 7वीं से 13वीं सदी तक इनका विकास क्रम, इस शैली का विकास क्रम रहा है। अब आता है कि हम इसके संरचना को देखते हैं कि मंदिर निर्माण की ये प्रमुख संरचना के बारे में देखा जाता है कि इसमें मंदिर किस तरीके से निर्मित होते थे, नागर शैली में किस तरीके से निर्मित होते थे, और नागर शैली के प्रमुख मंदिरों के उदाहरण के बारे में भी देखेंगे कि उनके किस तरीके से ये मंदिर दिखाई देते थे। जैसे कि ये गर्भगृह, सबसे पहले तो हम इसमें ये ऊंचे चबूतरे पर इन मंदिरों का निर्माण होता था। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किस पे होता था? एक ऊंचे चबूतरा बनाया जाता था और उस पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। मंदिरों के निर्माण के पहले उसका मुख्य मंडप बनाया जाता था। इस मंडप में एक गर्भगृह बनाया जाता था। गर्भगृह में मुख्य देवता का विराजमान किया जाता था और गर्भगृह के चारों तरफ, जो कि गर्भगृह के एक मंडप बना होता था, मंडप के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पत्र, एक बाड़ा टाइप का बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पत्र कहा जाता था। मंडप के बगल में एक महामंडप, एक अर्ध मंडप और नित्य मंडप का निर्माण भी किया जाता था। और जो कि अभी वर्तमान में इस तरीके की संरचना खजुराहो के मंदिर और पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिरों में देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक रेखीय शिखर बनाया जाता था, जो कि रेखीय शिखर होता था, जिसे आर्य शिखर भी कहा जाता था। और मंदिरों के शिखर की सजावट के लिए आमलक और कलश की स्थापना भी की जाती थी। यहाँ पर एक आमलक बनाया जाता था और इसके ऊपर एक कलश की स्थापना की जाती थी। तो ये नागर शैली, और ये यहाँ पर सहायक देवता यहाँ पर स्थापित किए जाते थे मंदिर के चारों तरफ, मतलब चबूतरा के दूर दूर को ये संरचना में ये सहायक देवता की स्थापना की जाती थी। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें गर्भगृह होता था, जिसमें मुख्य देवता निवास करते थे। फिर आता है कि महामंडप बनाया जाता था। मंडप के चारों तरफ पे प्रदक्षिणा पथ बनाया, एक बाड़ा बनाया जाता था, जिसकी बाड़ा बनाया जाता था। यहाँ पर एक अर्ध मंडप होता था, महामंडप होता था और नित्य मंडप का निर्माण किया जाता था, जो कि एक ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया जाता था। अब आता है कि इसके रेखीय शिखर बनाए जाते हैं, जिसमें रेखीय शिखर के मंदिरों के शिखरों में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों में इस तरीके की ये खड़ी रेखा बनाई जाती थी, जिसे रेखीय शिखर कहा जाता है। इस तरीके की ये संरचना दिखाई देती है। मंदिरों की जो विशेषताओं को देखें तो ये वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इसमें बनाए जाते थे। जैसे कि ये वर्गाकार आकृति में बनाए जाते थे, जैसे ये नीचे वर्गाकार आकृति में है, लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं तो एक वक्र का रूप ले लेते हैं कि इस तरीके से ये वर्गाकार के होके ये ऊपर की ओर शिखर के रूप में एक रेखीय शिखर की संरचना में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से इनके मंदिरों की ये विशेषताएं हैं। उड़ीसा के मंदिर जो शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के उड़ीसा में ये शुद्ध नागर शैली के का प्रतिनिधित्व करते हैं ये जो मंदिर होते हैं। और इन मंदिरों में आता है इनके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जैसे लिंगराज का मंदिर हुआ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आदि इसके प्रमुख ये मंदिर निर्माण रहे हैं। तो ये नागर शैली के प्रमुख मंदिर रहे हैं। और इसमें
ये प्रमुख सहायक देवता बनाए जाते थे और जो कि ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। और इसका विस्तार कहाँ है? हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच इसका विस्तार है। 7वीं से 13वीं सदी पर इसका विकास हुआ। नागर शैली के मंदिरों को चतुष्कोणीय आकृति में बनाया जाता था और मंदिरों के शिखरों में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर कहा जाता था। और इसके बाद उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर और दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण रहे हैं। इनसे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है हमारे नेक्स्ट में आता है द्रविड़ शैली, जो कि द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली का जो भौगोलिक विस्तार है वह कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच इसका भौगोलिक विस्तार है। नागर शैली का विस्तार कहाँ है? हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच में, और जो कि इसका द्रविड़ शैली का विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में इसका विस्तार है। और इसका जो विकास क्रम है वह 7वीं सदी से 18वीं सदी तक इसका विकास क्रम हो रहा है। और इसका जो स्थापना हुई है वह पल्लव शासकों के काल में इसकी स्थापना की गई है। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। अब जानते हैं इसके संरचना को देखते हैं द्रविड़ शैली के बारे में। द्रविड़ शैली के संदर्भ में इसकी संरचना को देखें तो यहाँ पर एक गोपुरम बनाया जाता था। जैसे नागर शैली में एक ये चबूतरा बनाया जाता था, लेकिन द्रविड़ शैली में कोई चबूतरा नहीं बनाया जाता था। यहाँ पर एक गोपुरम बनाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ एक गर्भगृह बनाया जाता है जिसमें मुख्य देवी देवता निवास करते हैं। फिर गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है, जैसा कि उसमें भी नागर शैली के मंदिरों में भी संरचना देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर स्तंभों पर खड़े हॉल बनाए जाते हैं, जिसमें स्तंभों पर खड़े हुए इस तरीके के हॉल बनाए जाते हैं। यहाँ पर मंडप, अर्धमंडप की संरचना दिखाई देती है। और इसके ऊपर ये जो पिरामिडानुमाकार जो संरचना बनाई गई है, जिसमें ये पिरामिड के आकार में दिखाई देते हैं। और यह इसके ऊपर एक स्तूपिका का भी निर्माण किया जाता है। और इसके चारों तरफ देवी देवता, सहायक देवता निवासरत रहते हैं और इसको सहायक देवता के रूप में यहाँ पर स्थापना की जाती थी। तो ये जो मंदिर है उनका जो आधार से लेकर शिखर तक जाते हैं जब इनके, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों का आकार अष्टभुजाकार होता जाता है। ये जो संरचना है आपको नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ये अष्टभुजाकार के रूप में दिखती है। तथा पांड्य एवं चोल काल में इन मंदिरों के साथ संयुक्त मंडप, गलियारी तथा विशाल गोपुरम या मंदिरों का प्रवेश द्वार भी जोड़ दिया गया। मतलब पहले मंदिरों का विस्तार एक लिमिट तक था, लेकिन एक समय के बाद पांड्य एवं चोल काल के आते आते इन मंदिरों के साथ जो स्तंभ युक्त मंडप, जैसे कि ये स्तंभ युक्त मंडप जो बनाए गए हैं, और गलियारी और विशाल गोपुरम, जो ये विशाल गोपुरम का निर्माण किया गया, ये सभी इसमें जोड़ दिए गए। किसके काल में? पांड्य एवं चोल के काल में जोड़ दिए गए। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में आते हैं जैसे कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर इसके अंतर्गत एक प्रमुख मंदिर आते हैं। तो यह द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर है। इसके बारे में फिर से रिवाइज करते हैं कि द्रविड़ शैली के मंदिर का जो आकार है, मंदिर का आकार कैसा है? पिरामिडानुमाकार है और यह अष्टभुजीय आकृति के रूप में दिखता है। और ये जो मंदिर है वह किस में दिखता है? यह चतुष्कोणीय में दिखता है नागर शैली का। इसमें एक गर्भगृह होता है, उसी के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। स्तंभों पर खड़े हॉल बनाए गए हैं, मंडप बनाए गए, अर्धमंडप बनाए गए और विशाल गोपुरम का निर्माण किया गया। विशाल गोपुरम का निर्माण और मंदिरों के साथ जो स्तंभ युक्त मंडप है या गलियारे बनाए गए हैं वह पांड्य एवं चोल काल में जोड़े गए हैं। अब इसके सर्वोत्कृष्ट जो इसका जो विस्तार है वह कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच इसका विस्तार देखने को मिलता है। और फिर आता है कि इसे में कुछ सहायक देवी देवता भी बनाए जाते हैं। इसके चारों तरफ में सहायक देवी देवता का निर्माण किया जाता है और इसमें ये चबूतरे का निर्माण होता है और इसके में एक विशाल गोपुरम बनाया जाता है। फिर मंदिर निर्माण की संरचना का निर्माण होता है। और इसके जो प्रमुख उदाहरण है कैलाशनाथ मंदिर और तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण रहे हैं। अब आता है हमारी तीसरी शैली, बेसर शैली के बारे में। तीसरी शैली आती है बेसर शैली, जिसे चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह जो शैली है वह नागर और द्रविड़ शैली के समामिलन से बनी हुई है। नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला जुला रूप ही द्रविड़ शैली कहलाता है। इसकी जो शब्दार्थिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो इसे खच्चर होता है, जैसे कि जो कि घोड़े और गधे दोनों का मिला जुला रूप होता है। उसी तरीके से बेसर शैली की कल्पना की गई है कि नागर शैली का भी इसमें उपयोग किया गया है, बेसर शैली का, द्रविड़ शैली का भी उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद द्रविड़ शैली बेसर शैली को बनाया गया है। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि घोड़े और गधे के बीच में खच्चर जो मिला जुला रूप रहता है, उसी के संदर्भ में इसकी एक उदाहरण के संदर्भ में भी देखा जाता है।
अब आता है इसका भौगोलिक विस्तार जो है वह विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में इसका भौगोलिक विस्तार है। इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। यह 8वीं से 14वीं सदी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। बेशर शैली में बने मंदिर जो है वह गोल, अंडाकार, पीपर नुमा, ढोलाकार या बेलनाकार मिलते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से पीपरनुमाकार शिखर, ढोलाकार या बेलनाकार, इसे ढोलाकार, बेलनाकार, इस तरीके के शिखर देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों में समतलता की दृष्टि से भावना प्रकट होती है। इसमें समतलता की दृष्टि से भावना प्रकट होती है। इसमें जो पीपानुमाकार जो संरचना बनाई जाती है, पीपानुमाकार संरचना बनाई जाती है, उसके अंतर्गत आता है कि इसके ऊपर एक स्तूपिका भी बनाई जाती है। जो एक संरचना बनी है, इसके ऊपर एक बेलनाकार या पीपानुमाकार संरचना है और इसके ऊपर ही स्तूपिका का निर्माण किया जाता था। और यहाँ पर एक स्तंभ आधारित कक्ष बनाए जाते थे, जो कि इन दोनों शैली के मिला जुला रूप है। और ये यहाँ पर एक गर्भगृह बनाया जाता था जहाँ पर मुख्य देवी देवता निवास करते हैं। अब आते हैं कि इन मंदिरों में समतलता की दृष्टि से भावना प्रकट होती है। और इसमें जैसे वृंदावन के वैष्णव मंदिर, वृंदावन के वैष्णव मंदिर जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। और भी अन्य उदाहरण इसके देखने को मिलते हैं। अब आता है कि इसका जो विकास क्रम रहा है वह चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये प्रमुख जो शैली है बेसर शैली, इसका जो विकास क्रम है वह चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं होयसल के द्वारा किया गया था। तो ये शैली है कौन कौन से? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तो इनका एक फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं। नागर शैली है, नागर शैली का जो विस्तार है वह हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच है। और द्रविड़ शैली का जो विस्तार है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी। और जो बेसर शैली है उसका विस्तार आता है विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में। फिर आता है कि नागर शैली का जो विकास है वह 7वीं सदी से 13वीं सदी के बीच में हुआ। द्रविड़ शैली का विकास 7वीं सदी से 18वीं सदी तक। और जो बेसर शैली है उसका विकास 8वीं सदी से 14वीं सदी तक रहा है। फिर आता है कि मंदिरों के शिखरों में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इन्हें रेखीय शिखर कहा गया है। जैसा कि ये इस आकृति में दिखाया गया है कि इसमें इस तरीके से है। और इसमें आधार से लेकर सिरे तक द्रविड़ शैली का मंदिरों का आकार अष्टभुजाकार रहा है। और यहाँ पर इसका जो शैली में है इसमें पीपानुमाकार, अंडाकार और ढोलाकार या बेलनाकार आकार मिलते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब आता है कि इसमें मंदिरों की जो विशेषता है वह वर्गाकार वक्र तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर दिखाए गए हैं। और इसे उड़ीसा के जो मंदिर हैं वह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसके नागर शैली के हैं। और इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है वह कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर और वृंदावन के वैष्णव मंदिर इसके बेसर शैली के प्रमुख उदाहरण है। अब आता है चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल मंदिरों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। तो ये हमारी प्रमुख शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इनसे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके विकास क्रम को लेके, इनके मंदिर निर्माण की संरचना को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस संरचना को जब आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके का चित्र बना हुआ है, इसमें इस तरीके के चित्र आता है और इसमें इस तरीके का, तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन याद करने में इसकी जो विशेषताएं हैं, इसी के इसका जो चित्र देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इसकी विशेषताएं जनरेट हो जाएंगी। बस इसके भौगोलिक विस्तार, विकास क्रम, 2-3 पॉइंट है उनको बस आपको याद करना है। बस मंदिर का ये चित्र ड्रॉ कर लेंगे तो उसमें आपको डिफरेंसेस दोनों के पता चल जाएंगे कि एग्जाम में इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है। अब आते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि हमारा डे 3 रहेगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।